गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो मैं शशांक और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी पर। ठीक है, तो जैसा आपको पता ही, ये वाली प्लेलिस्ट चल रही है हिस्ट्री की, और हिस्ट्री में क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, तो 100 तक हम करा चुके थे, और ये वाले क्वेश्चन 4-5 हज़ार के लमसम हिस्ट्री के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, याद रखना 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन होंगे हिस्ट्री के केवल। तो कल 100 तक करा चुके थे, आज 100 से 200 हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, एक और बात इम्पोर्टेंट, कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब देखिए, मैराथन मैं लगा चुका हूँ। मैराथन आपको देखनी है, याद रखना। नोट्स आप वहाँ से बना सकते हो हिस्ट्री के। ठीक है, जिसको भी नोट बनाने हैं तो नोट्स बना सकते हो, नोट्स अच्छे बनेंगे आपके। तो देखिए, 101वां प्रश्न है कि मजदूरों के क्वार्टर किस सिंधु सभ्यता के नगर में पाए जाते थे। ठीक है, यानी कि मजदूरों के क्वार्टर, यानी मजदूर जहाँ रहते, मजदूरों को जो रहने निवास था, उनके जो क्वार्टर थे वो किस सिंधु सभ्यता में के नगर में पाए जाते थे। तो हड़प्पा था। कौन से? हड़प्पा में। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नांकित में से सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर समुद्र के किनारे स्थित था। तो सिंधु सभ्यता में ऐसा कौन सा नगर था जो कि क्या था, समुद्र के किनारे स्थित था। तो कौन सा था? हड़प्पा, जो कि किसके किनारे था? समुद्र के किनारे था। ठीक है, हड़प्पा सिंधु। ठीक है, 130 अगला प्रश्न है 103वां, कि सिंधु सभ्यता का कौन सा समुद्र के रास्ते व्यापार का प्रसिद्ध था। यानी कि सिंधु सभ्यता का जो कौन सा नगर था, ऐसा मैंने आपको लिखाए थे 12-13 इंपोर्टेंट लिखाए थे। ठीक है, उनमें से ऐसा कौन सा नगर था जिसके रास्ते क्या होता था, व्यापार होता था। तो कौन सा था? लोथल। कौन है? लोथल है। ठीक है, अच्छा, सिंधु सभ्यता के किस नगर में प्रसिद्ध स्नान घर पाए जाते हैं। ये वाला तो मैं आपको करा ही चुका हूँ, इतना इंपॉर्टेंट, और थ्योरेटिकल में भी बहुत बार इस पर जोर दिया है हमने, कि मोहनजोदड़ो में क्या पाया जाता था, कि मोहनजोदड़ो में क्या पाया जाता था, कि स्नान घर, प्रसिद्ध स्नान घर पाए जाते हैं, यानी स्विमिंग पूल पाया गया था। ठीक है, मोहनजोदड़ो में। अच्छा, अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक वक्तव्य तो सही नहीं है। तो अधिकांश नगर किला क्षेत्र में सामान्य विभाजित थे। ठीक है, और अधिकांश नगर किला क्षेत्र में सामान्य विभाजित थे। ठीक है, ये नहीं है। और हड़प्पा अधिकांश घरों में कुएं थे। ठीक है, ये भी नहीं। स्नान घर का प्रयोग सामूहिक स्नान के लिए होता था। ठीक है, गलत। और इनकी भाषा क्या पढ़ ली गई है। ठीक है, तो इनकी भाषा क्या है? पढ़ ली गई है। 106वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में कौन सा पशु नहीं था। तो सिंधु सभ्यता में कौन कौन सा पशु थे? सबसे पहली बात तो शेर था, बैल था, गेंडा था। यानी कि हमने देखा तो नहीं है, लेकिन चित्र में जैसे पशुपति की जैसे मूर्ति कहा जाता है, उस पशुपति की मूर्ति में गेंडा और बैल का जो है, और शेर का शायद चित्र उसमें बना हुआ है। ठीक है, चित्र रेखांकित है चित्र जो है उसमें। तो डायनासोर तो था नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, 107वां प्रश्न है, नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस नगर से प्राप्त हुई है। नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति, अच्छा प्रश्न है कि नृत्य करते हुए अगर मैं स्त्री की मूर्ति की बात करूँ तो कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। और नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति सिंधु सभ्यता किस नगर से मिली थी? वो कौन सा है? चंदूदाड़ो। कौन सा है? चंदूदाड़ो। ठीक है, अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में प्राप्त आकृतियों अधिकांशतः किससे निर्मित थीं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों से प्राप्त आकृतियाँ। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से जो हमें आकृतियाँ मिली हैं, ठीक है, वो किससे बनी हुई थी? लोहे से, सोने से, चांदी से, या मिट्टी से? तो किससे बनी हुई थी? मिट्टी से। ठीक है, 109वां प्रश्न है, याद रखना कि एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पेड, यूपी पुलिस, सबके लिए इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री ये तो। ठीक है, अगला है, और बेसिक से हाई स्टार्टिंग के 400-500 सवाल तो बेसिक होंगे। फिर 500 के बाद जितने भी सवाल आएंगे ऐसे बहुत ही फिर तो प्रत्येक सवाल जो होगा ना, वो प्रत्येक सवाल इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, पेपर के प्रोस्पेक्ट से। तो 109वां प्रश्न है, पंजाब में हड़प्पा सभ्यता का नगर कहाँ पाया जाता है। तो पंजाब में हड़प्पा सभ्यता का नगर कौन सा पाया जाता था? रोपड़। कौन सा नगर पाया जाता था? रोपड़। ठीक है, ये सब लिखा चुका हूँ मैं। मैराथन देखोगे तो सब मैराथन में लिख रहा है सब। ठीक है, पढ़ना उस मैराथन से पढ़ो पहले। इसके बाद 110वां प्रश्न है, सिंधु
सभ्यता के किस नगर में जल निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, यानी कि नालियों की व्यवस्था तो थी जैसा कि आपको पता है सिंधु सभ्यता में, लेकिन किस जगह नहीं थी, तो कालीबंगा स्थान पर क्या था, नालियों के निकास की कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, जबकि हड़प्पा में थी, मोहनजोदड़ो में थी, लोथल में थी। ठीक है, अच्छा, अगर सिंधु सभ्यता का सबसे पहला पाया गया नगर था, यानी सिंधु सभ्यता का सबसे पहला नगर कौन पाया गया, सिंधु सभ्यता का सबसे पहला नगर कौन सा पाया गया, तो हड़प्पा था। हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी, 1921 में हुई थी। किसने कराई थी, दयाराम साहनी ने सबसे पहले इसकी जो है हड़प्पा स्थान की खुदाई कराई थी। ठीक है, 112वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, हड़प्पा, वो सॉरी मोहनजोदड़ो, कौन सा है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो क्या है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। 113वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस नगर में लोगों के हिंसक अंत के संकेत मिले हैं। ठीक है, यानी कि हिंसक अंत किसके, यानी कि हिंसा के जो है संकेत मिले हैं, तो कहाँ मिले हैं, हड़प्पा में मिले हैं। ठीक है, 114वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में आर्यों से पूर्व की रखे जाने वाले महत्वपूर्ण कारक थे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने वाले महत्वपूर्ण कारक क्या थे, नगर नियोजन। क्या थे, नगरों का जो नगर बनाए गए थे, वो सब नगर जो नगर के रूप में थोड़े से बनाए गए थे, वो कहाँ बनाए गए थे, सिंधु सभ्यता में बनाए गए थे। ठीक है, जबकि आर्यों कैसी थी, वैदिक सभ्यता में आई, वैदिक सभ्यता में आती है आर्यों वाली। तो वैदिक सभ्यता में क्या था, नगरीय नियोजन नहीं था, वहाँ ग्रामीण नियोजन था। ठीक है, अच्छा, 115वां सवाल है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था, यानी कि सिंधु सभ्यता का जो पतन नगर माना जाता है, पतन यानी कि सिंधु सभ्यता का पतन कौन से इलाके से माना जाता है, तो वो लोथल इलाके से माना जाता है। ठीक है, 116वां, बृहद स्नान घर का साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से मिला, बृहद स्नान घर। ठीक है, यानी कि बड़ा, अगर मैं स्विमिंग पूल टाइप की बात करूँ तो कहाँ से मिला हमें, मोहनजोदड़ो से मिला, ये मैं करा चुका हूँ। 117वां प्रश्न है, हड़प्पा नामक स्थल की खोज किस पुरातत्व ने की, तो ये भी हमने करा दिया। हड़प्पा नामक स्थल की खोज किसने की, दयाराम साहनी ने की। कब की, 1921 में। कब की, 1921 में। ठीक है, 118वां प्रश्न है, रोपड़ नामक पुरातत्व स्थल किस नदी के किनारे अवस्थित है, यानी कि रोपड़ नामक पुरातत्व स्थल। ठीक है, यानी कि रोपड़ नामक पुरातत्व स्थल, यानी रोपड़ कहाँ पड़ता है, सतलज नदी के किनारे पड़ता है, और कहाँ पड़ता है, पंजाब के किनारे भी पड़ता है। ठीक है, पंजाब के किनारे पड़ता है, सतलज नदी के किनारे भी पड़ता है। अच्छा, 119वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में अनंत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, हड़प्पा सभ्यता में अनंत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो कहाँ पता चलता है, वो लोथल में। हड़प्पा सभ्यता में कहाँ पता चलता है, लोथल में पता चलता है। ठीक है, देखिए यह कुछ प्रमुख नगर थे, प्रमुख नगरों के बारे में आपको जानकारी दे चुका हूँ मेरी मैराथन में। ठीक है, प्रमुख नगरों की मैं इसके बारे में जानकारी दे चुका हूँ, जो कि सिंधु सभ्यता में आते थे। ठीक है, महत्वपूर्ण वाले। और भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है, राखीगढ़ी। कौन सा था, राखीगढ़ी। ठीक है, 121वां है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते, कर्मकांड पर नहीं, यज्ञ प्रणाली पर नहीं, आत्मा और ब्रह्मा पर नहीं, मात्र शक्ति पर क्या करते थे, वह विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग क्या करते थे, मात्र शक्ति पर विश्वास करते थे। ठीक है, 122वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा सभ्यता संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है, निम्नलिखित से किस पशु का क्या है, अंकन। ठीक है, तो किस पशु का अंकन नहीं मिलता हड़प्पा संस्कृति पर, हड़प्पा सभ्यता की जो यानी कि चित्रकारी थी उसमें क्या नहीं मिलता, घोड़ा नहीं मिलता, बैल मिलता है, भेड़ मिलते हैं, हाथी भी मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा, किस इतिहासकार, अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन माना गया है, ये सब मैं आपको मैराथन में बता चुका हूँ, एक बार मैराथन जरूर देखना। ठीक है, तो किसने, ऑरेल स्टाइन ने, उन्होंने बताया कि ऑरेल स्टाइन ने बताया है, ऑरेल स्टाइन ने क्या बताया है कि भौतिक परिवर्तनों की वजह से, जलवायु परिवर्तनों की वजह से क्या बताया, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बताया है, किसने, ऑरेल स्टाइन ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी, यानी कि हड़प्पा कालीन जो हड़प्पा काल में क्या है, हड़प्पा स्थान पर
सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा स्थान पर कौन सी फसल नहीं उत्पादित की जाती थी? तो गेहूँ किए जाते थे, जौ भी किए जाते थे, चावल भी होते थे, दालें नहीं होती थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता अथवा हड़प्पा कहाँ स्थित थी? अच्छा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता तथा हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित थी? तो पंजाब के मोंटगोमरी जिले में। ठीक है, जो कि मैं आपको थ्योरी में बता चुका हूँ इस सबको। कहाँ स्थित थी? पंजाब के मोंटगोमरी जिले में। ठीक है। 126वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले हुई सिंधु घाटी सिंधु नदी के पास में क्या हुआ था? हड़प्पा की सबसे पहले 1921 में किसने खोज कराई थी? दयाराम साहनी ने। ठीक है। 127वां प्रश्न है, सिंधु वासियों की जानकारी नहीं थी। यानी सिंधु के जो वासी थे, सिंधु नदी के आसपास के जो वासी थे, ठीक है, तो उनको किस के बारे में जानकारी नहीं थी? बैल की जानकारी थी उनको, भैंस की जानकारी थी, ऊँट की जानकारी थी, लेकिन घोड़े की जानकारी नहीं थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ताम्र, पाषाण सभ्यता, लोह सभ्यता या फिर कांस्य सभ्यता? तो कैसी थी? कांस्य सभ्यता थी। ठीक है। यानी कांस्य का प्रयोग करना सिंधु सभ्यता में हो चुका था। ठीक है। अच्छा, सिंधु सभ्यता अथवा हड़प्पा का प्रमुख बंदरगाह था। तो सिंधु अथवा हड़प्पा का क्या था? प्रमुख बंदरगाह कौन था? लोथल में था। कहाँ था? लोथल में था। ठीक है। अच्छा, सिंधु सभ्यतावादी पूजा नहीं करते थे। तो सिंधु सभ्यतावादी किसकी पूजा नहीं करते थे? वृक्ष की पूजा सिंधु सभ्यता के नहीं करते थे। वृक्ष की पूजा शिव की करते थे, माता देवी करते थे, विष्णु की करते थे सिंधु में, लेकिन वृक्ष की पूजा नहीं करते थे। ठीक है। अच्छा, कार्बन डेटिंग के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का क्या काल है? कार्बन डेटिंग के आधार पर अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी का सभ्यता का क्या काल है? तो वो है तुम्हारा 2300 से 1750 ईसा पूर्व। 2300 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है। अच्छा था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यतावासी क्या नहीं पहनते थे? या अच्छा, ठीक क्वेश्चन है। इससे पता चलता है कि सिंधु वासी जो थे, सिंधु सभ्यतावासी थे, उनमें क्या क्या मतलब कि कैसे रहते थे, इससे यह पता चल जाता है। तो सिंधु सभ्यतावासी क्या नहीं पहनते थे? माला, कंगन, ये तो वैसे ही बेकार है। ठीक है। क्या नहीं पहनते थे? माला कंगन कहाँ से आ गए? ठीक है। तो चप्पल नहीं, माला कंगन तो पहनते थे। ठीक है। वो उससे बना रहे, कांस्य का प्रयोग होता तो कांस्य से बनाया करते थे। ठीक है। चप्पल का प्रयोग नहीं था। ठीक है। सिंधु सभ्यता का नामकरण सिंधु सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता किया गया। क्यों किया गया? सिंधु सभ्यता का नामकरण जो है सिंधु सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता क्यों किया गया? ठीक है। क्योंकि क्या है? क्योंकि यह सिंधु प्रदेश की सभ्यता थी? नहीं, क्योंकि संपूर्ण सभ्यता का विकास सिंधु नदी घाटियों में पाया गया। ये ठीक है। ठीक है। यानी कि इनका जो विकास पाया गया वो कहाँ पाया गया? सिंधु नदी के पास में पाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्खनन में प्राप्त अवशेषों के आधार पर विद्वानों का मत है कि सिंधु सभ्यता मूलतः थी। ठीक है। तो सिंधु सभ्यता कौन सी सभ्यता मानी जाती है? कृषि प्रधान सभ्यता मानी जाती है। कौन सी? कृषि प्रधान सभ्यता मानी जाती है। लेकिन कुछ पुरातत्व वालों द्वारा में व्यापार के रूप में भी व्यापार रूप वैदिक सभ्यता माना जाएगा। ठीक है। ये कृषि में माना जाएगा। अगली है शेषों द्वारा। ठीक है। कृषि प्रधान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पूजा संभवतः सिंधु घाटी की सभ्यता की देन है? यानी कि इनमें से किस देवता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता की देन है? तो इंद्र पूजा नहीं, इंद्र पूजा वैदिक काल की है, इंद्र पूजा वैदिक काल में थी। ठीक है। शिव पूजा नहीं, गणेश पूजा तो बिल्कुल नहीं, विष्णु पूजा किसकी है? सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। किसकी है? सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। ठीक है। अगला प्रश्न है 136वां प्रश्न है भाई साहब, कि सिंधु सभ्यता संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्न के किनारे प्राप्त होता है। तो सिंधु सभ्यता जो थी वो किसके किनारे प्राप्त होती है? सतलज नदी के बिल्कुल नहीं, घाघरा हाकर नदी के बिल्कुल नहीं, रावी नदी के बिल्कुल नहीं, सिंधु नदी के क्या होती है? सिंधु नदी के पास सिंधु सभ्यता संस्कृति के स्थलों। ठीक है। यानी कहाँ से प्राप्त होती है? सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के पास से प्राप्त होती है।
सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि यह सिंधु नदी के पास में जो है अधिक इसके अंश अधिक वस्तुएं पाई गई थी, ठीक है, और अधिक व्यक्ति वहीं रहते थे, ठीक है, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता रखा गया। अगला प्रश्न है, मनके बनाने का कारखाना मिला। तो मनके कहाँ बनते थे? मनके लोथल में बनते थे। कहाँ बनते थे? लोथल में बनते थे। याद रखना यहीं से कि मनके कहाँ बनते थे? लोथल में बनते थे, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है 138वां, सिंधु घाटी के लोगों का परिचय एक पशु से नहीं था जिसे वैदिक आर्यों ने पालतू बनाया, उसका नाम बताइए। यानी सिंधु घाटी के लोगों का परिचय एक पशु से नहीं था, ठीक है। वो क्या, गेंडा को जानते थे, उसमें शेर को जानते थे, और एक और था गेंडा, शेर, ठीक है, एक और जीव था, ठीक है, उसको जानते थे, लेकिन वो क्या था, उसको नहीं, घोड़ा को भी नहीं जानते थे, ठीक है। घोड़े का चित्र नहीं मिलता घोड़े का, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन क्या है, वैदिक सभ्यता की बात और कही है इसने। वैदिक सभ्यता में आर्यों ने किसको पालतू बनाया था? तो गाय को पालतू बनाया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, कृषि के साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं? ये अच्छा प्रश्न है कि कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु घाटी से हमें कृषि के जो है साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। 140वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे? तो सिंधु सभ्यता के अधिकांश जो निवासी थे वो किस प्रजाति थे? भूमध्य सागरीय प्रजाति से थे, ठीक है। 141वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से अपरिचित थे? यानी कि सिंधु सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं होता था? तो लोहे से तो क्या थे, वो लोहे को नहीं जानते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, लोहे का उपयोग नहीं था, ना ही वो लोहे को जानते थे, ठीक है, लोहा कैसा होता था। अच्छा, 142वां प्रश्न है, उत्खनन के आधार पर सैंधवकालीन तिथि क्या निर्धारित की गई है? तो उत्खनन के आधार पर सैंधवकालीन तिथि क्या है? 2500 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है 143वां प्रश्न है, अब तक के क्वेश्चनों के लेवल ठीक था, इतना खास नहीं थे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 100 से 500 की लेवल तो बेस वाली होगी, और 500 से जब ऊपर सवाल आएंगे तो वो अच्छे सवाल आएंगे, ठीक है, उनकी लेवल अच्छी होगी क्वेश्चनों की, ठीक है। ये आपका बेस लेवल है, यहाँ से बेस भी मजबूत कराते जा रहे हैं पूरा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति में क्या होता था? पशुपति में एक कन्या होती थी, ठीक है, एक नाचती हुई कन्या की तस्वीर थी, ठीक है, और शायद उसके पेट में से पौधा बताया जाता है, पेट में पौधा दिखाया जाता है उसके, और आसपास गेंडा और अन्य जीवों के, थोड़े से 2-3 जीवों के क्या थे, चित्रित थे, ठीक है, तस्वीरें चित्रित थी, उनकी भी बनाई गई थी, तो उसको क्या कहते थे? वो पशुपति कहते थे, ठीक है। अच्छा, सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बताइए, क्या कारण थे? तो सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? जलवायु परिवर्तन नहीं, भूकंप का आना नहीं, आर्यों का संक्रमण नहीं माना जाता, बाढ़ का आना जो है, कई ये प्रश्न वैसे अधूरा है, ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग पुरातत्ववादों ने अलग अलग अपनी राय दी हैं उसमें, जो कि मैं आपके मैराथन में करा चुका हूँ, ठीक है। किसी ने बाढ़ का आना, तो किसी ने जलवायु, किसी ने भूकंप का आना भी बताया है, किसी ने आर्यों का आक्रमण भी बताया है, ठीक है, तो ये प्रश्न अधूरा है। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता थी, तो सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। याद रखना, सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता का अर्थ यह होता है कि उसमें क्या था कि पक्की ईंटों के घर बनाए गए थे। नगरीय सभ्यता का पहला अर्थ ये रहा, ठीक है, पक्की ईंटों के घर बनाए जाते थे, और जैसे शहर में रहते थे उसी प्रकार उन्होंने अपने घर, ठीक है, ऐसे ही वो रहते थे सिंधु घाटी सभ्यता में व्यक्ति, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का ज्ञान हुआ। तो सिंधु सभ्यता का हमें ज्ञान जो है कहाँ से हुआ? उत्खनन से हुआ। कहाँ से हुआ? उत्खनन से हुआ, ठीक है। इतिहास का ज्ञान कहाँ से हुआ? तो इतिहास का ज्ञान मैं आपको बता चुका हूँ मैराथन में कि 2 प्रकार से हुआ, एक साहित्यिक रूप से और एक पुरातत्व रूप से, ठीक है, मुख्यतः 2 प्रकार से। अच्छा, अगला प्रश्न 147वां कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा है? यानी कि मोहनजोदड़ो में क्या था? प्रमुख सार्वजनिक स्थल बताइए आप, के साथ जहाँ पर अधिकतर लोग एक जगह पर इकट्ठे होते थे सिंधु सभ्यता में, ठीक है। मोहनजोदड़ो में ऐसा क्या था
तो क्या था, स्नानघर था। वहाँ क्या था, वाटर क्या कहते हैं उसको, वाटर स्नानघर, हिंदी में क्या कहते हैं, स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल क्या था, मोहनजोदड़ो में क्या था, स्नानघर था। सार्वजनिक स्नानघर भी एक बड़ा सार्वजनिक स्नानघर पाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, मित्र प्रधान, माता पिता के समान अधिकार, पुरोहित प्रधान या फिर मातृ प्रधान, कैसी थी, मातृ प्रधान थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, मातृ प्रधान थी। 149वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का एक स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है। अच्छा प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में एक क्या था, एक स्थल पड़ता था जिसे लोथल कहते थे। तो लोथल कहाँ पड़ता है, लोथल गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, लोथल जो है कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, 150 यानी कि 150वां प्रश्न है। ठीक है, 150 भाई साहब 50 अभी क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, क्योंकि 100 सीक्वेंस सीरीज चल रही है। और ठीक है, चलिए देखते हैं 150 वाला। इनमें से कौन पुरातत्वविद मोहनजोदड़ो से उत्खनन से संबंधित है। अच्छा प्रश्न है, जो कि मैं आपको मैराथन में करा चुका हूँ। लगातार मैंने आपको 13-14 जो स्थानों के जो सिंधु घाटी सभ्यता में 13-14 स्थान आते थे मुख्य मुख्य, उनके मैं आपको नाम करा चुका हूँ। किसने खोज कराई वो भी करा चुका हूँ। ठीक है, कब कराई वो भी आपको करा चुका हूँ। ठीक है, तो वो वाली पहले भी आप वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो किसने करा, आर.डी. बनर्जी। ठीक है, किसने, आर.डी. बनर्जी ने क्या है, मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खुदाई से संबंधित है, आर.डी. बनर्जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, 151वां, सिंधु सभ्यता का निम्नलिखित में से किसके साथ व्यापारिक संबंध था। यानी सिंधु सभ्यता का व्यापारिक संबंध किस किस से था। अच्छा प्रश्न है, व्यापारिक संबंध किस किस से था। ठीक है, तो सुमेर से भी था। ठीक है, सुमेर से भी था, और सुमेर से भी था, बहरीन से भी था, ईरान से भी था। ठीक है, अच्छा, लोथल यानी कि कहाँ पड़ता है, गुजरात में। वहाँ पर क्या था, एक बंदरगाह था, और वहीं से क्या होता था, उनका व्यापार, अधिकतर व्यापार होता था। ठीक है, तो अधिकतर व्यापार होता था, तो कहाँ कहाँ के लिए होता था, सुमेर के लिए भी होता था, ईरान के लिए भी होता था, बहरीन के लिए भी उपयोग होता था वहाँ पे ट्रांसपोर्ट। ठीक है, उपयोग सभी के लिए होता था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत के किस प्रांत से सिंधु सभ्यता के सबसे अधिक स्थल खोजे गए हैं। यानी स्वतंत्रता के बाद, यानी कि आज़ादी जब हो गई। ठीक है, जब देश आज़ाद हो गया 1947 के बाद, क्या होता है कि जब देश आज़ाद हो गया तो सबसे अधिक स्थलों की खोज जो है कहाँ से मानी जाती है, गुजरात से मानी जाती है। ठीक है, ये भी मैं आपको मैराथन में करा चुका हूँ, कहाँ से कराई जाती है, कहाँ से अधिक स्थलों की खोज हुई, तो गुजरात से। ठीक है, अगला प्रश्न है 153वां, इनमें से कौन सी प्राचीन सभ्यता सिंधु सभ्यता की समकालीन थी। सिंधु सभ्यता की समकालीन थी, तो मिस्र की, मेसोपोटामिया की और सुमेर की, तो उपयुक्त सभी की। ठीक है, उपयुक्त सभी की क्या थी, समकालीन थी सिंधु सभ्यता की। ठीक है, 154वां प्रश्न है, किस पुरातत्वविद ने कहा है कि सिंधु सभ्यता का विनाश आक्रमणकारियों आर्यों से हुआ। तो किसने कहा है, मार्टिमर हीलर ने क्या कहा है कि इसकी जो सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ वो किसके द्वारा हुआ, आर्यों के द्वारा। आर्यों ने आक्रमण किया उन पे, और उन्होंने उनसे संधि कर लिया आर्यों ने। ठीक है, तो पतन किसका है, यह किसने कहा है, यह मार्टिमर हीलर ने कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है। ये अच्छा प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के, यानी मानव के जो इतिहास जो लिखे गए हैं उसके हिसाब से किस काल से संबंधित है, तो आद्य ऐतिहासिक काल से क्या है, संबंधित है। ठीक है, 156वां प्रश्न है, निम्न में से किसमें कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुवाई, कटाई और ओसाई का उल्लेख मिलता है। तो किसमें मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में क्या मिलता है, खेतों की पूरी क्रिया यानी कि जुताई, बुवाई, कटाई और ओसाई का क्या मिलता है, केवल शतपथ ब्राह्मण में ही मिलता है। ठीक है, इनमें से अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में निम्न में से किसमें स्त्रियों का प्रवेश निषेध था। यानी उत्तर वैदिक काल में, जो कि ऋग्वैदिक काल
वैदिक सभ्यता में क्या था? वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में क्या था? जो वैदिक काल का अंत समय को उत्तर वैदिक काल में आता है थोड़ा सा, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में क्या था? स्त्रियों का प्रवेश निषेध था। कहाँ पर? धार्मिक समारोह में नहीं था, समिति नहीं, में नहीं, सभा में क्या था कि वो सभा में उत्तर वैदिक काल में सभा में स्त्रियां नहीं बैठ सकती हैं, ठीक है। 158वां प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल निम्नांकित में किसके मध्य था? ऋग्वैदिक काल किसके मध्य था? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व किसका काल माना जाता है? ऋग्वैदिक काल माना जाता है, ठीक है। 159वां प्रश्न है उत्तर वैदिक काल निम्नलिखित में से किसके मध्य था? उत्तर वैदिक काल का समय कितना था? 2500 से 2000 ईसा पूर्व, और ऋग्वैदिक काल का 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। अगला है ऋग्वेद किनकी स्रोत स्तुतियों का संग्रह है? ठीक है। तो ऋषि परिवारों का जो है ऋग्वेद माना जाता है, ऋषि परिवारों का ऋग्वेद माना जाता है, ठीक है। ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण है, ठीक है। गायत्री मंत्र का उच्चारण ऋग्वेद में ही पाया जाता है। और सबसे बड़ा सबसे जो है सबसे प्राचीन वेद जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद ही माना जाता है। तकरीबन 1500 से 1500 BC जो है माना जाता है, ठीक है। 161वां प्रश्न है कि वैदिक काल में जन प्रतिनिधित्व संस्थाएं किस नाम से जानी जाती थीं? ठीक है, यानी कि जन प्रतिनिधित्व संस्थाएं किस नाम से जानी जाती थी वैदिक काल में? तो सभा व समिति दोनों के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। 162वां प्रश्न है निम्नांकित में से एक वैदिक काल में कुल गण का नेतृत्वकर्ता नहीं था, तो कौन था? कौन रहे थे? महाराज, ठीक है। इसका आंसर क्या है? महाराज, ठीक है। अगला प्रश्न है वैदिक साहित्य में किस पशु का सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है? यानी वैदिक साहित्य में क्या होता है? किस पशु का सबसे अधिक सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है? तो गाय का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है, ठीक है। गाय का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है वैदिक साहित्य में, यानी वैदिक काल में सबसे अधिक जो है उल्लेख मिलता है, ठीक है, गाय का। अगला प्रश्न है अश्वमेध यज्ञ कौन करता था? तो अश्वमेध यज्ञ कौन करते थे? क्षत्रिय व राजा जो है अश्वमेध यज्ञ करते थे, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सा वेद गैर आर्यों की रचना माना जाता है? ठीक है, यानी कौन सा जो वेद है वो आर्यों द्वारा रचित नहीं है, तो वो कौन सा है? अथर्ववेद जो माना जाता है, ठीक है। जो अथर्ववेद माना जाता है वो गैर आर्यों की रचना माना जाता है, ठीक है, यानी आर्यों द्वारा नहीं माना जाता। अच्छा, अगला प्रश्न है आत्मा जैसे विषयों पर किस वैदिक साहित्य में चर्चा की जाती है? कि ठीक है, तो आत्मा का जो उल्लेख है वो किसमें है? वेदांग में नहीं है, सूत्र में, आर्य के बिल्कुल नहीं। उपनिषद में क्या होता है? आत्मा जैसी विषयों का चर्चा मिलती है, ठीक है। आत्मा के ऊपर क्या मिलती है? चर्चा मिलती है, किसमें? उपनिषदों में। अच्छा, आर्य शब्द इंगित करता है, तो किसको? श्रेष्ठ वंश को, किसको? श्रेष्ठ वंश को करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है? किस वैदिक ग्रंथ में बताइए, कौन सा ऐसा ग्रंथ है, ठीक है, जिसमें क्या है? वर्ण शब्द का उल्लेख मिल रहा है, वर्ण शब्द जिसमें लिखा हुआ मिलता है। तो ऋग्वेद में क्या है? वर्ण शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो के थे, ठीक है। अगला प्रश्न है सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था? ये अच्छा प्रश्न है कि सतलज नदी का पुराना नाम, प्राचीन यानी पुराना नाम क्या नाम था? तो सुतुंद्री। क्या नाम था? सुतुंद्री, ठीक है। सुतुंद्री, सतलज नदी का पुराना नाम था सुतुंद्री, ठीक है। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। तो प्राचीन भारत में जो है निशाका, ठीक है, किस तरह जाने जाते थे? गाय के रूप में, गाय से नहीं, तांबे के सिक्के से नहीं, चांदी के सिक्के से नहीं, जबकि स्वर्ण आभूषणों से क्या है? निशाका जाने जाते थे, ठीक है।
जय संहिता किस ग्रंथ का दूसरा नाम है? तो जय संहिता महाभारत का क्या है? दूसरा नाम है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की मूल लिपि है। ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी है? देवनागरी। ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी है? देवनागरी। ठीक है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। बताने वाली तो नहीं है, पता नहीं, बहुत बार बता चुका हूँ। अगला है, ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? तो ऋग्वेद में कितनी? 1017 श्लोक हैं। ठीक है। 117वां प्रश्न है, किस वेद में एकेश्वरवाद दर्शन पर कहा गया है कि परमात्मा एक है, किंतु संतों ने उन्हें विभिन्न तरीकों के रूप में वर्णन किया गया? तो अथर्ववेद में ये बात कही गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त हुआ। आर्य शब्द का सर्वप्रथम जो है किस वेद में? ठीक है। किस वेद में, किस उपनिषदों में, किन उपनिषदों में, ठीक है, उल्लेख मिलता है आर्य का? तो वो किस में? ऋग्वेद में जो है आर्य शब्दों का प्रयोग मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक आर्यों द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त की गई वस्तु थी। ऋग्वेदिक आर्यों में द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त की गई वस्तु कौन सी थी? व्रीहि। कौन सी थी? व्रीहि। ठीक है। अगला प्रश्न है, आर्यों का आदि देश तुर्किस्तान है। आर्यों का माना जाता है तुर्किस्तान माना है। किसने माना है? तो वो हर्टज फील्ड ने माना है। ठीक है। किसने माना है? हर्टज फील्ड ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के मंत्रों की रचना करने वाले थे। ऋग्वेद की रचना किसने की? विश्वामित्र, वामदेव, वशिष्ठ, इन सभी ने क्या है? ऋग्वेद की रचना में अपना योगदान दिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आर्य संबंधी यूरोपीय सिद्धांत के प्रतिपादक थे। आर्य संबंधी यूरोपीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सर विलियम जोन्स। कौन थे? सर विलियम जोन्स। ठीक है। अगला प्रश्न है, आर्य संबंधी मध्य एशिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, यानी कि किस व्यक्ति यानी कि किस पुरातत्ववादी ने कहा है, ठीक है, कि आर्य जो है मध्य एशिया से संबंध रखते हैं? तो किसने कहा था? मैक्स मूलर ने कहा था। और यही क्या है? सर्वमान्य मत है। ठीक है। यही सर्वमान्य मत है। इसी को अधिकतर लोगों ने माना है कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया के निवासी थे। ठीक है। ये अधिकतर लोगों ने माना है। अगला प्रश्न है, आर्केटिक प्रदेश सिद्धांत के प्रतिपादक थे। आर्केटिक प्रदेश सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एलडी कला प्रतिपादक थे। एलडी कला प्रतिपादक थे तो कश्मीर व हिमाचल प्रदेश के सिद्धांत के क्या है? एलडी कला प्रतिपादक थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, महर्षि देश आर्यों का मूल निवास स्थान है। महर्षि देश आर्यों का मूल निवास स्थान है, यह कथन प्रतिपादन है। यह कथन किसने कहा है कि महर्षि देश आर्यों का मूल निवास है? महर्षि देश कौन सा है? आर्यों का मूल निवास है। किसने कहा है? तो डॉक्टर गंगानाथ झा ने इस बात को कहा है। यह कथन किसका है? डॉक्टर गंगानाथ झा का। ठीक है। अगला प्रश्न है, आपका कि अविनाश चंद्र ने आर्यों के मूल निवास से संबंधित किस सिद्धांत का पालन किया है? अविनाश चंद्र ने आर्यों के मूल निवास, ठीक है, तो तिब्बतीय सिद्धांत जो है किसने माना है? अवनीश चंद्र ने। ठीक है। और अवनीश चंद्र ने माना है। अगला प्रश्न है 188वां कि वैदिक काल में प्रयुक्त किया जाने वाला कम्र, ठीक है, क्रम्ब था। वैदिक काल में प्रयुक्त किया जाने वाला क्रम्ब था। तो माथे का टीका, यानी माथे को टीका क्या कहे? माथे का जो टीका होता था, माथे पर जो टीका लगाते थे उसको क्या बोला जाता था? क्रम्ब बोला जाता। कहाँ? वैदिक काल में क्या बोला जाता था? क्रम्ब बोला जाता था। अच्छा पॉइंट है, क्रम्ब बोला जाता था। ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है कि वैदिक कालीन पुरप क्या था? यानी कि वैदिक काल में पुरप किसे कहते थे? पुरप जो है किससे कहते थे? दुर्ग की जो प्रधानता थी उससे क्या कहते थे? उससे पुरप कहते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है 190वां और 200 तक कराएंगे आज, 100 से 200 यानी कि 100 सीक्वेंस सीरीज चल रही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में प्रयुक्त हल को क्या कहा जाता था? यानी वैदिक काल में, अच्छा प्रश्न है कि वैदिक काल में हल को क्या कहते थे? तो वैदिक काल में जो है हल को
शीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शीर कहा जाता था। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। वैदिक विचारधारा में मोर की देवी कौन थी? वैदिक काल में क्या है, वैदिक काल में मोर की देवी कौन माना जाता था? उषस। उषस जो है मोर की देवी मानी जाती थी, उषस। ठीक है, मोर की देवी को क्या कहते थे? उषस। अगला प्रश्न है, बोगोजकोई शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बोगोज कोई शिलालेख कहाँ से हमें मिला है? तो एशिया माइनर से हमें बोगोज कोई शिलालेख मिला है। ठीक है, अगला है, उत्तर वैदिक काल में करों की वसूली करने वाले अधिकारी को कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में जो कर लेते थे, करों की वसूली करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? ग्रामणी। क्या कहते थे? ग्रामणी कहते थे। ठीक है, ग्रामणी किसे कहते थे? अगर आपसे प्रश्न किया जाए ग्रामणी किसे कहते थे, तो ग्रामणी किसे कहते थे? उत्तर वैदिक काल में जो कर लेते थे उन अधिकारियों को ग्रामणी कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक कालीन देव मंडल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? यानी उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो प्रजापति को जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। ठीक है, और सिंधु सभ्यता में किसको था? सिंधु सभ्यता में पशुपति को था। ठीक है, किसको था? पशुपति को था। इसमें किसको है? प्रजापति को। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का स्वरूप था। तो सिंधु सभ्यता का स्वरूप यानी सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कैसी सभ्यता मानी जाती है? नगरीय व शहरीय सभ्यता जो है मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में मनके बनाने का कार्य कहाँ से प्राप्त हुआ? लोथल, ये मैं करा चुका हूँ। ठीक है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला है, सिंधु सभ्यता का समाज था। सिंधु सभ्यता का समाज कैसा माना जाता है? मात्र सत्तात्मक माना जाता है। कैसा माना जाता है? मात्र सत्तात्मक जो है सिंधु सभ्यता का समाज माना जाता है। अगला है, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? ये प्रश्न ठीक है, यह प्रश्न अच्छा है यहाँ पर। सिंधु सभ्यता का आकार जो है कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार के कारण क्या था? वह नालियों का स्वरूप भी था। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। ये प्रश्न आपको कहीं से नहीं मिलते, ये वाले नहीं मिलते हैं। कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? इतना डीप में कोई नहीं पढ़ा था भाई साहब कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था। तो 12 एक मिनट सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। ठीक है, सही है, त्रिभुजाकारी था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था। तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? नोट करना कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर सिंधु सभ्यता का क्या था? क्षेत्रफल था। यानी सिंधु सभ्यता जो थी वह इतने क्षेत्र में 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में क्या थी? फैली हुई थी सिंधु सभ्यता। ठीक है, अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, बाकी कल कराए जाएंगे 200 से 300। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज चल रही है 100 की। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के नाट्य कला का सुस्पष्ट साक्ष्य मिला। सुस्पष्ट साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता का नाट्य कला का तो मोहनजोदड़ो से जो है वो मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये 5 से 6 हज़ार, कम से कम 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन होने वाले हैं हिस्ट्री के, जीएस के। ठीक है, याद रखना। तो अटेम्प्ट आपको डेली करने हैं और 100 सीरीज़ चल रही है ये। और तकरीबन बता चुका हूँ 5 से 6 हज़ार 100 सीक्वेंस सीरीज़ चलेगी जीएस की। पहले हिस्ट्री है, ठीक है, इंसिडेंट चल रही है, फिर मिडीवल, फिर मॉडर्न। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे सवाल आने वाले हैं। अभी स्टार्टिंग में तो ऐसे ही सवाल हैं, कमज़ोर सवाल हैं। ठीक है, कमज़ोर सवाल हैं अभी तो स्टार्टिंग में। ठीक है, बाद में अच्छे सवाल मिलने वाले हैं आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।